बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को डिस्कस किया। अब हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हमने देखा कि यू हैव टू राइट डाउन नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर द अनरिस्ट्रेन्ड नोड्स, और उसके लिए फिर आपको सॉल्व करना पड़ता है, इनको लिखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एंड मोमेंट्स, और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है फॉर द अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स, और फिर बैक सब्स्टिट्यूट हम करते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ लंबा प्रोसेस बन जाता है जिसको सॉल्व करने के लिए यू नीड टू गो थ्रू सम मैथमेटिकल स्टेप्स। फॉर एग्जांपल सबसे शायद मुश्किल काम इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना। मुश्किल से मुराद ये है कि जो ज़्यादा जिसके अंदर मिस्टेक्स की चांसेस हो सकती हैं अगर हम मैनुअली कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये मैनुअल वर्किंग के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए यू वुड यूज़ अ काइंड ऑफ मेथड कॉल्ड स्टिफनेस मेथड। तो इस वजह से जो मैनुअल मेथड्स हैं उनमें कंप्यूटेशनल वर्क को मिनिमाइज होना चाहिए, तो उसकी एक अटेम्प्ट की गई है बाय यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस मेथड के अंदर बेसिकली हम वो जो नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम लिखते हैं और फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। उन इक्वेशंस को हम डायरेक्ट इक्वेशन सेटअप हम नहीं करते, बल्कि हम उन इक्वेशंस के अंदर जो इन्वॉल्व टर्म्स हैं, यानी जो एंड मोमेंट्स हैं, एक जॉइंट पे ज़ाहिर है कुछ मेंबर्स के एंड्स आ रहे होंगे, उन एंड्स के जो एंड मोमेंट्स होंगे वो उस जॉइंट की मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन में ज़ाहिर है आ रहे होंगे। जैसे इस जॉइंट के लिए आप देख सकते हैं कि एम बी ए और एम बी सी यहाँ पे इस जॉइंट की नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर मोमेंट के अंदर आएंगे। तो जाहिर है वो जो एंड मोमेंट्स हैं उनके साथ हम डायरेक्टली वर्कआउट करते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। सो इस प्रोसेस को डिस्क्राइब करना मुश्किल है विदाउट यूजिंग एग्जांपल। सो बल्कि ये अभी इसके अंदर जो हम जनरल प्रोसीजर है उसको हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस इंट्रोडक्शन के अंदर, और फिर बाद में जाके हम इसको अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमने ये एग्जांपल कंसिडर कर दी जो आपके सामने है। इस पर कोई न्यूमेरिकल हम नहीं करने जा रहे हैं। इस प्रोसीजर को डेवलप करने के लिए हम एक जनरल लेआउट डिस्कस करने जा रहे हैं, और फिर हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स नेक्स्ट के अंदर करेंगे। सो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये दो स्पैन्स हैं, एक ए बी और एक बी सी स्पैन। नहीं बी एक दो सेगमेंट्स हैं, दो मेंबर्स हैं, एक ए बी मेंबर और बी सी मेंबर। और ये हमारे पास ए और सी जो है ये फिक्स्ड हैं दोनों, और बी जो है वो हमारे पास है जिसके अंदर रोटेशन जो है वो प्रिवेंटेड नहीं है। अच्छा, बाकी ये L1 I1 L2 I2 ये हमें जनरली गिवन है, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये पूरी बीम एक ही मटेरियल से बना हुआ है, यानी दोनों सबका E एक ही है। ठीक, सो E इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल फॉर बोथ एलिमेंट्स ए बी एंड बी सी, फॉर बोथ मेंबर्स ए बी एंड बी सी। हम एज्यूम कर रहे हैं कि बी के ऊपर कोई सेटलमेंट भी नहीं है, सो लिहाजा कोई कॉर्ड रोटेशन भी नहीं होगी। अब इस एग्जांपल के थ्रू हम इलस्ट्रेट करते हैं मेथड को। अब फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे कि ये जो थीटा बी यहाँ पे रोटेशन होनी है, हम एज्यूम करते हैं कि इनिशियली हम एज्यूम करते हैं कि ये नहीं होगी, देयर इज़ नो रोटेशन एट बी। इनिशियल हम एज्यूम कर लेंगे। अच्छा, अगर बी पे कोई रोटेशन हम एज्यूम करते हैं कि कोई रोटेशन नहीं होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि हम बेसिकली ये जो दो सेगमेंट्स हैं ए बी और बी सी, अगर हम इसका मतलब हम इनको ऐसे 100% सॉरी 100% फिक्स एज्यूम कर रहे हैं, ऐसे हम एज्यूम कर रहे हैं। यानी इसके जो एंड मोमेंट्स हैं वो इस तरह से, अब वैल्यू जो भी होगी, डायरेक्शन जो भी बनेगी, अब मैं जनरली इनको अपने साइन कन्वेंशन के मुताबिक इस तरह से शो करने जा रहा हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि हम इनको ऐसे शो कर लें, यानी ये जो वैल्यू होगी फिक्स एंड मोमेंट्स के बराबर आएगी। ठीक है जी, यानी ये जो बी के ऊपर दो यानी इसका मतलब है ये जो दो हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली होंगी, जैसे हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में भी यही किया, हमने उनको जैसे इसमें हमने डिस्कस किया था कि फिक्स एंड मोमेंट्स यानी फिक्स्ड, हम इनिशियली अगर हम कोई इक्वेशन रिकॉल कर सकें, हमारी ये इक्वेशन थी, और इसके पीछे भी आपको डेरिवेशन याद होगी। हमने जो इनकी डिराइव किया था, तो हमने इस प्रोसेस से गुजर के डिराइव किया था। हमने कहा था कि ये फॉर एग्जांपल जैसे आपको नीचे नीचे नज़र आ रहे हैं, हमने कहा कि हम इनको इस प्रोसेस से डिराइव किया था हमने फिक्स्ड एंड, फॉर एग्जांपल अगर हम मोमेंट्स की फॉर्म में पहले बात कर लें, जैसे शेयर की एंड शेयर्स की भी बात की थी, हमने कहा था एंड जो मोमेंट्स हैं उनको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस सम चेंज इन मोमेंट। ठीक है, जैसे बी के ऊपर सम फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस चेंज इन मोमेंट, यानी इनिशियली कंसिडर्ड हमने फिक्स किया, एंड देन वी allowed the rotations to be equal to the actual rotations, are the actual end जो वहाँ पे
ट्रांसलेशन थी उनकी एग्जैक्टली इक्वल कर दिया, एंड देन उसकी बेस पे हमने जो चेंज आया ड्यू टू दोज रोटेशंस एंड रोटेशंस एंड एंड ट्रांसलेशंस, यानी इन थीटा ए थीटा बी वी बी और वी बी और ए बी की वजह से, वी बी और वी ए की वजह से, यानी हमने जो इनिशियली ये वैल्यू, यानी इसका मतलब इनिशियल जो हमारा गेस है वो ये फिक्स एंड मोमेंट वाला है. देन व्हाट डू यू डू नेक्स्ट, यू ऐड द चेंज इन मोमेंट दैट वुड अकर ड्यू टू दोज एंड रोटेशंस आर एंड ट्रांसलेशंस. ठीक है जी. इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट का होता है, बाद में हम उसमें एक तरह की करेक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं. सो यहाँ पर भी हमारा प्रोसीजर इसी तरह से होगा. इनिशियली जो रोटेशन हमारे पास, असल में तो यहाँ पे थीटा बी की कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी, कोई ना कोई रोटेशन होगी, बट इनिशियली वी विल एज्यूम इट टू बी जीरो. हम इसको जीरो एज्यूम कर लेंगे और उसकी बेस पे हमारे पास आई एम सॉरी, ये लेट्स से अगर हम इसको एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं पहले, तो हमारे पास इस एम बी ए की ये वाली वैल्यू होगी इनिशियली, एम बी ए फिक्स्ड. इसी तरह से एम बी सी और एम सी बी की इक्वेशंस भी लिखी जा सकती हैं, जो इन्हीं लाइंस के ऊपर होंगी जो आपको ऊपर नज़र आ रही हैं. उनके अंदर भी अगर मैं एम बी सी की बात करूं तो यहाँ पे जो टर्म होगी वो डेल्टा एम बी सी वाली टर्म होगी, जो कि इसके इक्विवेलेंट होगी. ठीक है, यानी इसकी फॉर्म तरह की होगी, यानी इस वाले फॉर्म में होगी. प्लस क्या हमने लिखना होगा, एम बी सी फिक्स्ड. अच्छा, अब ये बेसिकली इसका मतलब है हम इनिशियली यही एज्यूम कर लेंगे कि यही वैल्यू है बेस. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होगी, एक समझ लें कि गलती क्या होगी, वो ये गलती होगी कि हमने एज्यूम ये किया होगा कि यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं है, हमने ये एज्यूम किया है, अदरवाइज ये वैल्यू ठीक है. यानी इसका मतलब ये है कि हम इसमें अगर ये वाली टर्म्स ऐड कर दें कि ये जो ये डेल्टा एम बी ए, ये बेसिकली ये डेल्टा एम बी ए है ना, अगर ये टर्म इसमें ऐड अप हो जाए इस वैल्यू के अंदर, तो ये टर्म, तो ये आंसर ठीक हो जाएगा. सो इनिशियल वैल्यू हम ये एज्यूम कर लेंगे, जैसे मैंने पहले बात कर ली है. नेक्स्ट हमने इसके अंदर कुछ फिर चेंज ऐड करनी है. वो जो चेंज है स्लोप डायरेक्शन इक्वेशंस के अंदर, तो फिर हम इक्वेशंस में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इक्वेशंस नहीं लिखेंगे. हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अब अगर फॉर एग्जांपल हम इन्हीं के बेस पे, यानी अगर मैं अब दोबारा से लिख लूँ, चले ये वाला लिखा रहने देते हैं, डेल्टा एम बी सी सॉरी डेल्टा एम बी सी प्लस एम बी सी फिक्स्ड. अगर हम इन्हीं के बेस पे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन देखें एट नोड बी, यानी अभी हमने कोई और कुछ नहीं किया, हमने बस ये एज्यूम किया कि थीटा बी ज़ीरो है, और उसकी बेस पे ये जो दो एंड मोमेंट्स हैं, जो फिक्स एंड मोमेंट्स हैं इस नोड के लिए, यानी इस नोड्स के लिए से मुराद है कि दोनों बेसिकली द फिक्स एंड मोमेंट्स एंड एक्शंस है जो किसी मेंबर के एंड के ऊपर अप्लाई होते हैं ना, जैसे ये वाला एम बी ए है और ये वाला जो है वो एम बी सी है. तो यानी अगर हम इन फिक्स्ड एंड एक्शंस की बेस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेक कर लेंगे, तो हमारा आंसर प्रोबेबली रॉन्ग आएगा. क्यों रॉन्ग आएगा कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई ना होने का मतलब ये है कि इनका जो सम है एम बी ए फिक्स्ड और एम बी सी फिक्स्ड, वो सम ज़ीरो नहीं हो रहा, क्योंकि असल में सम तो एम बी ए और प्लस एम बी सी का सम ज़ीरो है ना. इक्विलिब्रियम कंडीशन तो क्या है आपकी एट नोड बी, एम बी सी, या पहले मैं एम बी ए को लिख लेता हूँ, चले एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है. लेकिन अगर इनकी जगह पे आप यूज़ कर रहे हो एम बी ए फिक्स्ड और इसकी जगह पे आप यूज़ कर रहे हो एम बी सी फिक्स्ड, और जाहिर है कि इन जनरली स्पीकिंग ये वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, तो ये आंसर ज़ीरो तो नहीं आएगा, ये आंसर कोई नॉन ज़ीरो आएगा. इसका मतलब क्या है कि अब इनकी बेस पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आप कंसिडर करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई नहीं होगा. इनफैक्ट इनको ऐड करने से, यानी एम बी ए फिक्स और एम बी सी फिक्स को ऐड करने से देयर विल बी सम नेट मोमेंट, जिसको मैं एम बी नेट कहने जा रहा हूँ. ठीक है जी, एम बी नेट क्या चीज़ है कि अगर हम समेशन ऑफ मोमेंट कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशंस मोमेंट के लिहाज से देख लें एट नोड बी, जो कि कॉमन जिसकी बात हम अभी चल रही हमारी, और हम उनके अंदर जो एंड मोमेंट्स हैं वो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स डाल रहे, यानी जो उस वक्त हमने कैलकुलेट की थी बेस्ड ऑन थीटा बी इक्वल टू ज़ीरो की बेस पे, यानी फिक्स एंड कंडीशंस की बेस पे, उसकी बेस पे मोमेंट्स कैलकुलेट कर दें और उनको
बी के ऊपर जो इंसिडेंट्स हैं एंड्स उनको यानी जैसे एम बी ए आएगा एक और एम बी सी आएगा, इनको यानी जो इनकी फिक्स्ड वैल्यूज़ होगी उसको हमने एम बी नेट कह दिया। यानी ये जो भी अनबैलेंस वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं एम बी ए नेट। ये एम बी ए नेट क्या है? ये अनबैलेंस्ड मोमेंट है। ये ज़ाहिर है जनरली स्पीकिंग कोई अनबैलेंस्ड मोमेंट होगा ना, तो इसको हमने कह दिया अनबैलेंस्ड मोमेंट, या आप नेट अनबैलेंस्ड मोमेंट कह लें या सिंपली अनबैलेंस्ड मोमेंट भी हम कह सकते हैं, यानी जो कि बैलेंस्ड नहीं हो सका, यानी इक्विलिब्रियम इक्वेशन का आप एरर इसको बोल सकते हैं। जो इसको ज़ीरो होना था ना, अगर मसलन ये आंसर 3.7 आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये हमारा एरर है इक्विलिब्रियम इक्वेशन में। अब वो एरर कैसे एलिमिनेट होना था? वो एरर ऐसे एलिमिनेट होना था कि असल में आपने जो यहाँ पे वैल्यूज़ कंसिडर की वो तो फिक्स वाली कंसिडर की थी, आपने जो इक्वेशन है वो पूरी इक्वेशन यूज़ नहीं की है आपने, तो खाली उसका एक पार्ट, मसलन इस पूरी इक्वेशन में आपने एक पार्ट यूज़ किया था यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि वो जो नेट एम बी नेट है उसको इसका मतलब ये है कि यू नीड टू मेक सम मॉडिफिकेशन इक्विलिब्रियम के अंदर। हमारी रिक्वायरमेंट ये होगी कि अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हमने जो एज्यूम किया था कि ये थीटा बी ज़ीरो है, यानी फिक्स एंड मोमेंट्स हमने ले लिए थे। अब हम उस एजम्पशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो एजम्पशन हम करेक्ट करते हैं अभी, यानी उसको ख़त्म करके असल कंडीशन को कंसिडर करते हैं। वो असल कंडीशन क्या है कि ये फिक्स नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो थीटा बी को जब हम अलाउ करेंगे तो देयर विल बी सम इंक्रीमेंट्स, आर शुड आई से चेंज इन दी, मैं इसको इंक्रीमेंट्स कह देता हूँ। इंक्रीमेंट जिसको हमने यहाँ पे डेल्टा एम बी ए या डेल्टा एम बी सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, ये होंगी ये और ये डिपेंड करती हैं एंड एक्शंस, एंड रोटेशंस और एंड ट्रांसलेशंस के ऊपर। अच्छा, अब हम इनको जब अलाउ करेंगे, यानी रोटेशन जो हमने पहले एज्यूम की थी कि नहीं होगी थी तभी, जिसको हमने ज़ीरो पहले एज्यूम किया था, और हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स को ऐड अप करके जो बी पे इंसिडेंट थे मेंबर्स उनके लिए एक हमारे पास नेट अनबैलेंस मोमेंट आ गया था। अब इस नेट अनबैलेंस्ड मोमेंट को यानी अच्छा, ये नेट अनबैलेंस्ड मोमेंट तो आ गया, लेकिन असल अब ये एक एरर आ गया इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो थीटा बी है उसको अलाउ करेंगे, और उसको अलाउ करने का मतलब ये है कि अगर आप स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को देखें, जैसे ये है, अगर इसको अलाउ करेंगे थीटा बी को, तो एंड मोमेंट्स प्रोड्यूस होंगे एट इस एंड के ऊपर भी और इस एंड के ऊपर भी, यानी ये एम बी ए और एम बी सी की सर्टन वैल्यूज जो है वो प्रोड्यूस हो रही होंगी, यानी बिकॉज ऑफ थीटा बी। ठीक है जी, थीटा बी आप असल में तो प्रिवेंटेड नहीं है, तो थीटा बी को जब आप अलाउ करेंगे तो ये एम बी ए और एम बी सी प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, तो इसका वो जो ये जो प्रोड्यूस होंगी वैल्यूज, इनको हम एडिशनल कह देते हैं, यानी when theta b is considered, ठीक है, when थीटा बी इज कंसिडर्ड का मतलब है जितनी भी उसकी वैल्यू है, वो जो रोटेशन है जॉइंट ही वो हम कंसिडर कर लें, दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीमेंट्स ऑफ मोमेंट्स। ठीक है जी, दैट विल रिजल्ट इन दी इंक्रीमेंट्स ऑफ एंड मोमेंट्स। अब ये जो एंड मोमेंट्स है ये आपने ध्यान रखना है, ये वो वाले एंड मोमेंट्स होंगे जो अपीयर करेंगी, अपीयरिंग इन द नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट बी। ठीक है जी, बी पे जो नोडल एंड मोमेंट्स होंगे वो उनकी बात हो रही है, उनके अंदर इंक्रीमेंट होगा। उन इंक्रीमेंट्स को अब हमने कहा था कि जी हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एम बी ए और इसी तरह से डेल्टा एम बी सी। अब अगर हम दोबारा से रिकंसिडर कर दें नोडल इक्विलिब्रियम कंडीशन, नाउ रिकंसिडर नोडल equilibrium condition at B, of course, same point.
जो कि पहले जिसका आंसर बन रहा था, नॉन ज़ीरो आंसर बन रहा था, एम बी नेट जिसको कहा था, अब हम दोबारा से जब कंसिडर करेंगे नोडल इक्विलिब्रियम कंडीशन, अब हमारे पास कंडीशन ये हो जाएगी डेल्टा एम बी ए प्लस डेल्टा एम बी सी प्लस, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे, यानी हम ऐसे भी लिख सकते थे एम बी ए फिक्स्ड प्लस एम बी सॉरी एम बी सी फिक्स्ड। लेकिन हमने इसको ऑलरेडी एक नाम दिया हुआ है, वो नाम हमने क्या दिया हुआ है, एम बी नेट। ठीक है जी। असल में क्या था, ऐसे मैं अभी दोबारा से भी इसको एक्सप्लेन कर लूँगा, इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप रिकॉल कर दें तो असल इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या थी, एम बी सी प्लस, मैं पहले एम बी ए लिख लेता हूँ, प्लस एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू ज़ीरो। ये जो डेल्टा एम बी ए है इसको हमने लिख दिया डेल्टा एम बी ए, इसको हमने लिख दिया एम बी ए फिक्स्ड प्लस डेल्टा एम बी ए। ठीक है जी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, और इसको लिख दिया एज डेल्टा एम बी सी प्लस एम बी सी फिक्स्ड, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। ठीक है जी, इस फॉर्म में लिख दिया और हमने पहले इन दोनों को सम कर लिया। अच्छा ठीक है जी, ये वाली इक्वेशंस के अब आपको ओरिजिन तो समझ आ गया होगा। अच्छा, मैं अब वापस उसी जगह पे जाता हूँ जहाँ से मैं इक्वेशंस को लिख चुका था। ये मैं चाह रहा था कि आपको पूरी पिक्चर समझ आ जाए कि मैं इक्वेशंस कोई नई इक्वेशन, वही इक्वेशन लिखी है डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट वे में। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर इस पूरे टर्म को हमने नाम दिया था एम बी नेट मोमेंट। ठीक है जी, तो मैं दोबारा इसी को रीराइट कर रहा हूँ, डेल्टा एम बी ए प्लस डेल्टा एम बी सी प्लस एम बी नेट इक्वल टू ज़ीरो। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा एम बी ए प्लस डेल्टा एम बी सी इक्वल टू माइनस एम बी नेट। ठीक है, ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, ये वाली इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये यहाँ पे डायग्राम के अंदर इस तरह से दिखाई गई है। आप इस डायग्राम में इसको, ये हमारी नोडल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, ये जो इसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ डेल्टा, मैं ये वाला जो है, दिस इज़ डेल्टा एम बी ए, और ये जो नज़र आ रहा है दिस इज़ डेल्टा एम बी सी। ठीक है, और ये क्या है, एम बी नेट के अंदर वो फिक्स एंड मोमेंट इसका सम था, डेल्टा एम बी ए फिक्स एंड एम बी सी फिक्स। अच्छा, ये तो आपको नोडल इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ आ गई। ये जो डायग्राम इस तरफ ड्रॉ हुई है, ये वाली और प्लस ये वाली ड्रॉ हुई है, ये क्या चीज़ें बता रही हैं, ये बस सिर्फ ये चीज़ें बता रही हैं कि ये जो आपने इधर लगा दिया डेल्टा एम बी ए फिक्स, ये एक्टिंग ऑन द नोड दिखाया है, और अगर हम इसको एक्टिंग ऑन दी एंड ऑफ द मेंबर ड्रॉ करते तो हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करते बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये बात तो बहुत पहले आपको पता है कि जो आप मोमेंट्स दिखा रहे हैं, एक्टिंग ऑन द नोड, एक्टिंग ऑन दी एंड मेंबर, उनके अपोजिट सेंस होगी बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी रही ये बात कि ये जो वैल्यू है डेल्टा एम बी ए, ये वाली वैल्यू और डेल्टा एम बी सी वैल्यू, इनको हम कहाँ से निकालेंगे, ये अब फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक हमें कैसे पता चलेगा कि डेल्टा एम बी ए कितना लेना है और डेल्टा एम बी सी कितना लेना है। सो जो इंक्रीमेंट्स हैं ड्यू टू थीटा बी, एम बी ए के केस में और एम बी सी के केस में, दीज इंक्रीमेंट्स आर रिलेटेड टू थीटा बी by you can find that relation in this set of equations. So let's copy this down to the bottom of the node so we can continue discussion on this. So if we can write down the delta MBA equation, for example, delta MBA is this is delta MBA. So let me write this down over here, 2E
I over L, all right, 2EI over L into 2 theta A plus theta B minus 3 VB minus VA over L. That's it. Now we are assuming now we are only right now we are only considering joint B, and for that joint we have allowed this theta B. The rest of the parameters are all zero. We have assumed that there is no settlement anywhere in the given beam, so this term will disappear. And similarly, right now we are only talking about theta B, so consider this to be equal to 0 also. So what are you left with? Well, I'm sorry, we should have picked this second equation, because this is what MBA is. So this is what the equation should be, delta MBA. Look at this. So we should be dealing with the second equation. Delta MBA is equal to this expression. This you can see right over here. So इस expression के अंदर, as per our assumptions, the support settlements are all zero. So there is no chord rotation. So this must be equal to 0. And right now we are talking about theta A being equal to 0, and only theta A being equal to 0, and theta B is the only rotation that has been allowed right now. So what does it mean? This delta MBA would be equal to 4 EI over L times theta B. All right, so this is what the equation would be like. If you are unable to write this equation, if you do not understand how we reach this answer based on this equation, you can go and see those basic equations, the derivation of these equations. If I can take you some of those to some of those steps. For example, this delta MB, if you can see, if you can follow this equation, delta may I find this equation over here? Let me see. This is delta MB. We have found it in two steps, delta MB1 and delta MB2, if you can recall. And again, this delta MB1 is, let me see what was the symbols used for. This is delta, ये गलत लिखा हुआ delta MA लिखा हुआ delta MB था, ये delta MB1 है. इसको अगर आप रिलेशन देखना चाहें विद थीटा बी, यहाँ पे कंबाइंड आपको रिलेशन मिलेगा थीटा बी और वी बी के साथ. बट एनीवेज ये हमने वी बी और थीटा बी लिख लिया था, और फिर हमने बाद में हमने सॉल्व किया दीज इक्वेशंस फॉर डेल्टा वी बी वन एंड डेल्टा एम बी वन. इनके लिए हमने उनको सॉल्व किया, तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनी थी वो ये वाली इक्वेशंस बन गई थी. अब इन इक्वेशंस के अंदर इफ़ यू कैन सी डेल्टा एम बी का रिलेशन विद थीटा बी, दिस इज़ वी बी इसके अंदर आ रहा है टर्म, लेकिन ये चूँकि ज़ीरो है, सो ये आपके पास आंसर बनेगा. ठीक है जी, डेल्टा एम बी वन. इसी तरह से हमारे पास डेल्टा एम बी टू का आंसर भी आपको मिलेगा समवेयर ओवर हेयर. जैसे अगर आप देखें, ये डेल्टा एम बी टू का भी आंसर आपको मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर कहीं भी थीटा बी नहीं है, सिर्फ वी ए और थीटा ए, एंड दे आर बीइंग जीरो, दे आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू जीरो ओवर हेयर. सो दैट्स व्हाई द टोटल सम वुड रिमेन इक्वल टू डेल्टा एम बी वन, जो कि हमारे पास फाइनल इक्वेशंस के अंदर लिखा हुआ है. सो आई थिंक बेटर वे टू लुक एट दिस इज look at the final slope deflection equation, जिसके अंदर ये जो आपको सर्कल में नज़र आई एम नॉट सॉरी, ये जो पूरा सर्कल नहीं, ये जो आपको बॉक्स के अंदर नज़र आ रहा है ये वाला, दिस इज़ डेल्टा एम बी. ऑलराइट, और ये ज़ाहिर है थीटा बी, थीटा ए और वी बी एंड वी ए का फंक्शन है. और so इस केस में सो ओनली थीटा बी इज़ देयर. सो फाइनली जो हमारे पास सिचुएशन है वो ये है कि डेल्टा एम बी ए जो प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ some factor times theta b. Similarly, if you consider delta m bc, it would also be some factor times theta b. So that would be delta m bc की इक्वेशन को समझने के लिए पहले आपको इक्वेशन जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं इक्वेशन लिख लूँ, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन स्टैंडर्ड जो हमारे पास इक्वेशन है इस पैटर्न पे लिखी जाएगी वो
ठीक है, उसमें आप इस फंक्शन इस मोमेंट वाली इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं इसी को यहाँ पे आपके सामने कर देता हूँ। जहाँ एम ए बी लिखा है, देखें ए की जगह पे जहाँ ए बी लिखा है ये बन जाएगा बी सी। ठीक है, जहाँ बी सी बाद में, जहाँ अगर आप पूरी इक्वेशन लिखना चाहें तो ये सी बी बन जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एम ए बी बन जाएगा एम बी सी, क्योंकि हमने सेकेंड सेगमेंट के अंदर ये इस तरह से बन जाएगा। जहाँ ए लिखा है वहाँ पे बी बन जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे बन जाएगा, या मैं इसी जगह पे लिख लेता हूँ विद डिफरेंट कलर्स। ये बी बन जाएगा, और जहाँ बी लिखा है ये सी बन जाएगा। इसी तरह से ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और इसी तरह ये बी सी बन जाएगा। नाउ इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, इसमें only theta b is non-zero. Only theta b is non-zero. So that MBC, delta MBC term would be equal to 4EI over L into theta b. ठीक हो गया? So मैं इसकी इक्वेशन ही चाह रहा था यहाँ पे, delta MBC. So this equation would also be 4EI over L, 4EI over L times theta b. Again, it is some function, some constant times theta b. Now, if you put these values back into this nodal equilibrium equation, जो originally ये लिखी गई थी लेकिन हमने इस फॉर्म में लिख दी हुई है, so if you put those values back into this equation, we are going to put these values back into this equation. All right, so it will take this form. Let me write that form. 4EI. अच्छा, अब ये चूंकि एक अलग स्पैन है, दूसरा वाला ये अलग स्पैन है, सो हम इसके साथ अपने अपने आई और एल लिख लेंगे। सो 4EI1 ओवर L1 टाइम्स थीटा बी प्लस नेक्स्ट क्या है जी, डेल्टा एम बी सी। अब डेल्टा एम बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे 4EI2 ओवर L2 times theta b. All right, what is next? Equal to minus mb net. Okay, what next? Now once you have this equation, you can solve it for theta b. All right, you can solve it for theta b, and this will take this form 1 over, ठीक है जी, ये सिचुएशन बन जाएगी when you put the value, when you solve this equation for theta b, it takes this form. Now if you put the value of theta b back into these two equations, delta MBA and delta MBC, you will see that it becomes, now if you put this value back into, let me draw the arrows to show that this is going to be substituted. This is going to be substituted into these equations back. So once you do that, you will see delta MBA equal to 4EI1 over L1 into theta b, and for theta b we are going to place 1 over 4 R. May I write this down somewhat like this? 4EI1 over L1 into theta b. So okay, let's follow this. 4EI1 over L1 into theta b, so this will be 1 over 4EI1 over L1 plus 4EI2 over L2, all right, into minus MB net. All right, so what next? This can be written as, maybe you can write this down as this value, 4EI1 over L1. All right, this factor divided by again the same factor, 4EI1 over L1 plus 4EI2 over L2, all right, into minus MB net. All right, similarly we could
this is equation for delta MBA. All right. Similarly, we can obtain the equation for delta MBC, which would be the same expression, except that right over here we have got 4EI2 over L2. So except for this, only this term will be different. So we can write 4EI2 over L2 divided by same denominator, 4EI1 over L1 plus 4EI2 over L2 into minus MB net. All right, so what does this equation suggest? These equations suggest that this term, and we should write these equations in the form of some constant time. We could call them this one as df distribution factor, df BA, and we could call this second one as distribution factor for this BC मोमेंट डेल्टा MBC के लिए जो यूज़ होना है. सो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स की फॉर्म में अगर हम इक्वेशन को लिखें, so then it would be called as, if we could write them down as delta MBA equal to माइनस क्यों आएगा? ये जो यहाँ वाला माइनस है जो MB नेट के साथ लिखा हुआ है, ये वाला माइनस, ये मैं अभी बाहर लिखने जा रहा हूँ, माइनस DF BA into MB net. Similarly, delta MBC would be equal to minus DF for BC equal to into MB net. All right. So where DFBA and DFBC are defined as above, so इन जस्ट हमने नाम दे दिया इन चीज़ों को, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने इसको कह दिया. इसको डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा एक और चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा, दैट द सम ऑफ DFBA दिस फैक्टर प्लस दिस फैक्टर, अगर आप इनका सम निकालेंगे इट विल बी इक्वल टू 1. आप खुद सम कर लीजिएगा इसका और इसका सम जब आप करेंगे यू विल सी दैट इट इज़ इक्वल टू 0. यानी आप खुद इसी यहीं पे आप सॉल्व करेंगे, सम करेंगे तो आपका आंसर 1 बनेगा. ठीक हो गया? You can note that this is just an additional note. Let me change the color. DFBA plus DFBC equal 1.0. इसका मतलब ये है कि अगर आप एक वैल्यू फाइंड कर दें, दूसरी आप इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि यूनिटी में से सब्ट्रैक्ट कर दें. यानी इसका मतलब क्या है कि वो जो हमारा इनिशियल अटेम्प्ट था नॉर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशन जिसको लिख दिया हमने, जिसका हमारा आंसर 0 आने के बजाय एक MB नेट के बराबर एक आंसर आ गया जिसको हमने MB नेट कह दिया, और हमने कहा कि ये आंसर हम इसलिए आ गया था कि हमने थीटा बी को 0 एज्यूम किया था, और जब हमने थीटा बी को अलाउ कर दिया तो डेल्टा MBA के अंदर भी एक सर्टेन इंक्रीमेंट हो गया जिसको हमने डेल्टा MBA कह दिया. इसी तरह MBC में भी सर्टेन इंक्रीमेंट जिसको डेल्टा MBC कह दिया वो प्रोड्यूस हो गए, और उनकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर लिए हैं कि वो वैल्यूज़ इसके बराबर बनेगी. इसका मतलब ये हुआ कि असल में वो जो MB नेट है उसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते, यानी MB बेसिकली क्या हो रहा है, MB नेट का सम फ्रैक्शन MBA की फॉर्म में MBA को जा रहा है, इंक्रीमेंट के फॉर्म में जा रहा है, और MB नेट का सर्टेन फ्रैक्शन MBC के इंक्रीमेंट के तौर पे जा रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को ट्राई किया था, इसका आंसर 0 आने के वजह MB नेट आ गया. ये जो अनबैलेंस मोमेंट है इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें बिटवीन BA एंड BC एज पर देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. या दैट्स राइट. इसका मतलब ये है कि अब इस प्रोसीजर में हमारा पास जो प्रोसीजर है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर हम अनबैलेंस्ड जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है उन मेंबर्स को जो उस नोड पे इंसिडेंट होते हैं, जिस नोड के लिए आपने वो लिखे होते हैं.
अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन देयर रिलेटिव स्टिफनेसेस। उस जॉइंट के ऊपर जितने मेंबर्स कनेक्टेड है उनकी रिलेटिव स्टिफनेसेस के ऊपर ज़ाहिर है वो डिपेंड करता है, रिलेटिव स्टिफनेसेस के ऊपर। अच्छा, इसको फिनिश करने से पहले एक चीज़ और भी होगी कि जब हम थीटा बी अलाउ करेंगे, यानी जैसे हमने कहा कि थीटा बी के अलाउ करने से इंक्रीमेंट्स होंगे एम बी ए में भी और एम बी सी में, जिसको डेल्टा एम बी ए और डेल्टा एम बी सी कहा। अच्छा, अब डेल्टा बी एम बी ए तो ये प्रोड्यूस हो जाएगी, ऑल राइट, लेकिन इसी थीटा बी की वजह से कुछ और एंड मोमेंट्स भी प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल वो कौन कौन सी? अब मैं इसमें से दोबारा से ये हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी इक्वेशन को असल में यूज़ किया था एक और पर्पस के लिए पहले, तो अब मैं वापस यहाँ पे इसको जो यूज़ करने जा रहा हूँ। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर अगर आप देखें, अब थीटा, इससे पहले हमने इसकी बात कर ली हुई है एम बी ए की, ये इस नीचे वाली इक्वेशन की, ठीक है जी, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर लिया था इस सेकंड पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को, सॉरी। हम अब अगर हम देखें तो थीटा बी चूँकि हमने अलाउ किया है, तो थीटा बी एक रोटेशन को अलाउ करने की वजह से जहाँ जहाँ भी थीटा बी आएगा, इसका मतलब है वो वैल्यूज़, वो वहाँ पे मोमेंट इंक्रीमेंट्स आएंगे। एक पहले से पहले एम बी ए की बात कर ली है और फिर उसके बाद हमने एम बी सी इसकी बात कर ली थी, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो दूसरे जो एंड्स हैं, या दूसरे एंड से क्या मुराद है, ये अब एम बी ए और एम बी सी तो इसी एंड, यही वाले एंड से जो नोड बी के ऊपर कनेक्टेड थे, लेकिन इसके मुकाबले में मसलन एम बी ए वाले एंड का, एक तो ये एम बी ए एंड है ना इस सेगमेंट का जो यहाँ पे कनेक्टेड है, तो एक इसका दूसरा एंड ये वाला बनेगा एम ए बी। इसी तरह ये तो एम बी सी था जो इसमें कनेक्टेड था नोड के ऊपर, लेकिन ये एंड इसका इसके ऊपर जो एंड एक्शन होगा एम सी बी होगा। इसका मतलब ये है कि आई नीड टू लुक एट द वैल्यूज, द अदर वैल्यूज एज वेल। फॉर एग्जांपल मैं अब इसको भी देखूंगा कि इसमें क्या चेंज आएगी, इसके अंदर क्या इंक्रीमेंट प्रोड्यूस होगा बाय अलाउइंग रोटेशन ऑफ थीटा बी। ठीक है जी, सो वो जो इंक्रीमेंट्स हैं वो आपको यहाँ से इस इक्वेशन से नज़र आएंगी। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर से या बल्कि मैं अगेन इसी को कॉपी कर लेता हूँ नीचे, इस इक्वेशन, इस सेट ऑफ इक्वेशन को, और इसमें से मैं अपनी जो वैल्यू है उसको कंसिडर कर लेता हूँ जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैं इस इक्वेशन की अब ज़ाहिर है बात करने जा रहा हूँ, ठीक है जी, ये वाली इक्वेशन। तो आप इस इक्वेशन के अंदर ये जो टर्म है ये कहलाएगा डेल्टा एम ए बी, ठीक हो गया। सो अब इस डेल्टा एम ए बी को अगर मैं यहाँ पे अलग से लिखूँ, 2EI ओवर एल इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 इंटू वी बी माइनस वी ए ओवर एल, ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन के अंदर अगेन एवरीथिंग एल्स, यानी ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, और सिर्फ थीटा बी की सर्टेन वैल्यू है, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज करना था यहाँ पे मैंने इसको। सो अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल्टा एम ए बी इक्वल टू 2EI। अब ये चूँकि फर्स्ट में के लिए मैं कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट स्पैन के लिए कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट से रिलेटेड ये पैरामीटर्स हैं, तो 2EI 1 ओवर L1 कहेंगे इसको, इन टू थीटा बी, ठीक हो गया। और ये वैल्यू अगर आप कंपेयर कर दें विद डेल्टा एम बी ए के साथ, डेल्टा एम बी ए के साथ अगर आप कंपेयर कर दें इसको, ठीक है जी, डेल्टा एम बी ए के साथ कंपेयर अगर कर दें तो ये 4EI 1 ओवर L1 था, और डेल्टा एम ए बी जो प्रोड्यूस हो गया दैट इज हाफ ऑफ दैट वैल्यू। वहाँ पे 4 था जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस इज हाफ ऑफ डेल्टा एम बी ए। इसी तरह से आप कंसिडर जब करेंगे डेल्टा एम बी सी को पहले कंसिडर कर चुके थे, एम सी बी को आप कंसिडर करेंगे तो उसका जो आंसर बनेगा दैट वुड बी 2EI 2 ओवर L2 टाइम्स थीटा बी which is half of delta m BC. Let me confirm this, ठीक है जी। पहले डेल्टा एम बी सी का आंसर देख लीजिएगा, क्या आंसर था। डेल्टा एम बी सी वॉज 4EI 2 ओवर L2। जब आप यही, जैसे मैंने इसके लिए डिस्कस कर दिया, एम ए बी के लिए यही प्रोसेस जब एम सी बी के लिए कंसिडर करेंगे, यू विल सी दैट दिस इज 2EI 2 ओवर L2 इंटू थीटा बी, एंड दिस मीन्स इट इज हाफ ऑफ डेल्टा एम बी सी।
ये जो यानी एक थीटा बी अलाउ करने की वजह से चार एंड मोमेंट्स अफेक्ट हुए। दो एंड मोमेंट्स वो थे जो उसी नोड पे इंसिडेंट थे, यानी उसी बिल्कुल आप यही कह सकते हैं जो उसी नोड पे इंसिडेंट थे, यानी जिसको हमने डेल्टा एम बी ए और डेल्टा एम बी सी कहा, वो तो इस तरह से रिलेटेड है थीटा बी के साथ कि वो 4 EI ओवर एल टाइम्स थीटा बी इस तरह से रिलेटेड थे। लेकिन जो दूसरे एंड्स है, जिसको मैं फार एंड्स कहना चाहूँ या अदर एंड्स कहना चाहूँ, कह सकता हूँ, वो डेल्टा एम ए बी और डेल्टा एम सी बी होंगे, जो यानी ये वाले एंड्स हो गए। ठीक है जी, ये वाले एंड्स, इन एंड्स के ऊपर जो एंड एक्शंस होंगे, या आप इसको कह सकते हैं ये वाला और ये वाला। ठीक है जी, तो वो इसके हाफ प्रोड्यूस होंगे। या इसका मतलब ये है, यानी ये भी साइमल्टेनियसली ये सारा काम हो रहा होगा। तो इसका इससे अब हम अगर इस प्रोसेस को समराइज करें तो वो प्रोसेस कुछ इस तरह से बन जाएगा। समरी इस प्रोसेस की अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो समरी ये बन जाएगी। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? यू विल डिटरमिन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आप कहाँ कहाँ निकालेंगे? एट ईच फ्री नोड। फ्री नोड, जैसे ये यहाँ पे नोड बी वॉज फ्री, फ्री नोड से ये मुराद है, फ्री यानी रोटेशन के लिहाज से फ्री की बात हो रही है। यहाँ पे जैसे नोड बी था, जैसे नोड बी यहाँ पे एग्जांपल नोड बी है उसकी, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे नहीं लिख रहा। एट ईच फ्री नोड आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालने हैं फॉर ऑल मेंबर्स। ठीक है, डीएफ्स निकाल देंगे। अच्छा, नेक्स्ट आप क्या करेंगे? फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकाल देंगे। ठीक है जी, एंड कॉल। अच्छा, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स ड्यू टू टू थिंग्स। नंबर 1 अप्लाइड लोडिंग, और अगर कॉर्ड रोटेशन हो रही होगी तो उसकी वजह से भी, यानी अगर कॉर्ड रोटेशन हो रही है तो उसकी वजह से आप उस यहीं पे फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकाल दें। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? यू विल सम द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स एट दैट फ्री नोड। ठीक है, समेशन कर देंगे FEMs का एट फ्री नोड। और अगर एक से ज़्यादा फ्री नोड्स हैं तो उन सब के ऊपर ये काम करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त हम बात एक की कर रहे हैं ताकि आप इस प्रोसेस को समझ सकें। अब वो जो सम है, दैट शुड बी कॉल्ड एज दैट वुड बी कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड मोमेंट। हम इस एग्जांपल के अंदर नोड फ्री नोड को नोड बी का नाम दे रहे हैं ताकि बात समझाना आसान हो जाए। अनबैलेंस मोमेंट एट बी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? इस अनबैलेंस मोमेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एज पर देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट में आपने करना क्या है? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है? अनबैलेंस नोडल मोमेंट, इस नोडल मोमेंट को जो बी पे आ गया था, टू द मेंबर्स इंसिडेंट ऑन नोड बी। डिस्ट्रीब्यूट टू द मेंबर्स इंसिडेंट ऑन नोड बी। डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। नेक्स्ट यू विल डिस्ट्रीब्यूट यानी इस स्टेप में जैसे हम कह सकते हैं कि ये आप डेल्टा एम बी सी और डेल्टा एम बी ए वाला जो स्टेप है वो वाला स्टेप है ये डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट आप कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट दी, ये हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको फर्दर समझ आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट वन हाफ ऑफ द इंक्रीमेंटल, यानी जो ऊपर आपने स्टेप 4 में जो मेंबर्स के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है अनबैलेंस मोमेंट की, वो जो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं वो आपने वो इनको हम इंक्रीमेंटल कह रहे हैं, इंक्रीमेंटल एंड मोमेंट कह रहे हैं उसको। डिस्ट्रीब्यूट दी इंक्रीमेंटल एंड मोमेंट टू द अदर एंड। ठीक है, टू द अदर एंड ऑफ ईच मेंबर इंसिडेंट
ऑन नोड बी। ठीक है जी। ये इस तरह इस प्रोसेस को करने से आप जो है ना नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन अल्टीमेटली खुद सेटिस्फाई हो जाएगा। ये आप न्यूमेरिकल एग्जांपल के अंदर देख लेंगे।